आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के सिविक्स से चैप्टर नंबर 3। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले आप लोगों को समझना ये है कि जिसके पास नया वाला एनसीईआरटी बुक है सिविक्स का, उसमें ये चैप्टर नंबर हमारा 2 होगा, और जिसके पास पुराना वाला एनसीईआरटी सिविक्स का बुक है उसके पास ये चैप्टर नंबर 3 ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो नोट्स है बेसिकली वो चैप्टर नंबर 3 है पुराने वाले एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन जिसके पास सिविक्स का नया वाला बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर हमारा 2 होगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 और 3 इसमें नहीं आपको पढ़ना है, बेसिकली चैप्टर का नाम सेम होना चाहिए और कंटेंट सेम होना चाहिए, तो सब चीज़ सेम है हमारा। तो बेसिकली आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के सिविक्स से। चैप्टर हमारा नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, इस चैप्टर में ना पूरा का पूरा हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि हमारे संविधान के बारे में। हिंदी में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, यानी कि उसको किस प्रकार से लिखा गया है, जिसके कारण हम लोग उसको आज भी मानते हैं। आखिर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या लिखा गया है, किस तरीके से लिखा गया है कि उसको हम लोग आज भी मानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले ना आपको थोड़ा बहुत नेल्सन मंडेला के बारे में, साउथ अफ्रीका में एक अपार्थाइड सिस्टम हुआ करता था उसके बारे में बताया जाएगा, ताकि आप वहाँ के सिस्टम को इंडिया के सिस्टम से कनेक्ट कर सकें और इस चैप्टर को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो वो हम लोगों को आगे बाद में मिलेगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले तो आप यह जानिए कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। देखिए लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का जो है ना वो सुप्रीम लॉ होता है। इसका मतलब हो गया कि किसी भी कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं उसी बातों पर वो कंट्री रन करेगा, है ना। एक भी काम ऊपर नीचे नहीं हो सकता। इसका मतलब हो गया कि जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वही चीज़ केवल हो सकता है उस कंट्री के अंदर, उसके अलावा कुछ भी फालतू का चीज़ नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए यदि हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी यदि किसी का मर्डर करता है तो उसको ना सज़ा होगा, तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब ये है कि वो नियम कानून सभी के लिए लागू है ना, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, चीफ मिनिस्टर हो, डिप्टी सीएम हो, कोई भी हो, वो सभी के लिए लागू होगा। तो किसी भी कंट्री के लिए उसका जो संविधान होता है उसका सुप्रीम लॉ होता है। सुप्रीम लॉ का मतलब है कि उसी से उस पूरा कंट्री का नियम कानून चलता है। ठीक है, आगे फिर द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है आपको, बेसिकली सिटीजन्स के राइट को प्रोवाइड करता है। मतलब कि ये एक आदमी के पास क्या क्या अधिकार है, क्या क्या वो कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वो सारा का सारा चीज़ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। जैसे हम किसी को भी मर्डर नहीं कर सकते हैं किसी का, इसका मतलब हो गया कि ये बातें लिखी गई हैं संविधान में, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही बात है। तो हर एक प्रकार के इंसान का क्या राइट है वो सब का सब हमारे संविधान में लिखा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट का क्या पावर है, गवर्नमेंट क्या कुछ कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, इसके बारे में भी हमारे संविधान में लिखा गया है। बेसिकली मोटे मोटे तौर पे यदि कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन वो सारा का सारा चीज़ डिटरमाइन करेगा, तय करेगा जो कि इस कंट्री में होने वाला है। जो होना है वो संविधान में लिखा हुआ है, जो नहीं होना है वो नहीं लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे फिर द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। इसके साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि गवर्नमेंट आखिर अपना काम कैसे करेगी। ठीक है, जैसे आप देखते हो इतना सारा हमारा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, अलग अलग पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट के पास डिपार्टमेंट है। तो वो कैसे काम करेंगे, वो किस उसका काम क्या है, क्या वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमारे संविधान में लिखा हुआ है। मोटे मोटे तौर पे यदि एक लाइन में संविधान को डिफाइन करना हो ना तो ये कहेंगे कि संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का वो बुक होता है, वो रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि उस कंट्री के फंक्शन को डिटरमाइन करता है कि आखिर वो उस कंट्री को किस प्रकार से चलाया जाएगा, वहाँ पे क्या होंगे और क्या नहीं होंगे, इस सब का सब चीज़ हमारा तय होता है संविधान के अकॉर्डिंग। ओके, तो हमारा जो भारत आज चल रहा है, भारत गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चल रहा है, बल्कि भारत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी वो बात मानना पड़ता है जो संविधान में लिखा हुआ है। इसका मतलब सबसे टॉप पोजीशन पे कौन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके नीचे फिर हम लोग हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी।
अब आ जाते हैं हम लोग अपने चैप्टर के सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। पहला टॉपिक है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। यहाँ पे हमने कहा था कि आपको इस चैप्टर में ना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में बताया जाएगा। मतलब कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसका डिज़ाइन किस प्रकार से किया गया, उसको किस प्रकार से लिखा गया, क्या क्या समस्या आया है ना, किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ा लिखते वक्त, वो सब चीज़ हम लोग समझेंगे। लेकिन समझने से पहले यहाँ पे साउथ अफ्रीका के बारे में आपको क्यों बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी कुछ इसी प्रकार का सिमिलर सिचुएशन था जैसा हमारे पहले भारत में हुआ करता था। तो जब हम लोग एक बार साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे ना, तो यहाँ से हम लोग साउथ अफ्रीका को इंडिया से कनेक्ट कर पाएंगे, आपस में इन दोनों को लिंक कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे, और तभी जाकर हम लोग एक कॉमन चीज़ समझ पाएंगे जो कि दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका का क्या कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ पे क्या कहानी था, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले आप जानिए साउथ अफ्रीका के बारे में जानने से पहले नेल्सन मंडेला के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। नेल्सन मंडेला, इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। चलिए आज इसके बारे में जान भी लेते हैं क्या है। देखिए, ही वॉज ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट बिकॉज ही अपोजेस द अपार्थाइड सिस्टम इन हिज कंट्री। देखो यहाँ पे ना आपके एनसीईआरटी बुक में थोड़ा थोड़ा ना ऊपर से बात किया गया है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझिए ध्यान से। इसमें क्या कहा जा रहा है, जिस प्रकार से हमारे भारत में अंग्रेजों का रूल था। अच्छा, हम लोग ना भारत को भारत में जब अंग्रेज हमारे रूल कर रहे थे ना, तो हम उसको ना गोरे लोग कह के पुकारते थे, क्योंकि वो लोग बहुत गोरे होते हैं, बहुत चिकने होते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे भारत में अंग्रेजों का कंट्रोल था, उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेजों का कंट्रोल था। एकदम सिमिलर सिचुएशन है इंडिया और अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का। तो इंडिया में अंग्रेजों का जिस प्रकार से कंट्रोल था, उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेजों का कंट्रोल था। और अंग्रेज कैसे थे? वाइट लोग थे, है ना। समझिएगा यहाँ पे सिचुएशन क्या समझा रहे हैं। साउथ अफ्रीका के जो जितने भी लोग हैं ना, वो थोड़ा काले लोग होते हैं। आपने देखा भी होगा, जो हमारे क्रिकेट टीम में खेलने के लिए आते हैं साउथ अफ्रीका की टीम, वो थोड़ा क्या होते हैं? काले लोग होते हैं, है ना। उनका वहाँ का वातावरण ऐसा है कि वो लोग थोड़ा सा काले होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो साउथ अफ्रीका के लोग थोड़ा सा काले होते हैं। और साउथ अफ्रीका भी रिसोर्स के मामले में कम नहीं था पहले। देखिए आपको बताते हैं, जितना सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात इंडिया में पाया जा रहा था ना उस समय पे, उससे कई गुना ज़्यादा हीरा मोती जो है ना साउथ अफ्रीका में भी था। और साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा हिस्ट्री यदि मैं आपको बताऊं, तो साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि साउथ अफ्रीका में ना पॉपुलेशन बहुत कम था, लेकिन वहाँ पर रिसोर्स बहुत ज़्यादा था। रिसोर्स का मतलब हो गया कि जब साउथ अफ्रीका में एक एक कोयले का खदान जब खोदा जाता था ना, तो वहाँ पे हीरा मोती नहीं, केवल डायमंड ही निकलते रहते थे, हीरे। सोचो, मतलब कि इस प्रकार का तो इंडिया में भी हमको देखने को नहीं मिलता था। अंग्रेज जब हमारे यहाँ पे थे, ऐसा अंग्रेजों को भी देखने को नहीं मिला। लेकिन साउथ अफ्रीका में पॉपुलेशन कम था, लेकिन रिसोर्स बहुत ज़्यादा था। एक बार कोयले का खदान खोदा गया तो एकदम पता चल रहा है कि पूरा का पूरा हीरा ही मिल जा रहा है, हीरा मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा भाग गया किसको? अंग्रेजों को भाग गया। उनको लगा ना कि यार साउथ अफ्रीका में पॉपुलेशन बहुत कम है, रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, तो चलो साउथ अफ्रीका में भी अटैक करते हैं। तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने जाके अपना कब्जा कर लिया, जैसे इंडिया में कब्जा किया। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कनेक्ट करवाते हैं साउथ अफ्रीका का हिस्ट्री क्या था। देखो, साउथ अफ्रीका के लोग सबसे पहला तो काले थे, पहली बात। और यहाँ पे कब्जा था अंग्रेजों का, जो कि गोरे लोग थे। ठीक है, और यहाँ पे होता क्या था ना, ये गोरे लोग यानी कि अंग्रेज लोग काले लोगों पे यानी कि साउथ अफ्रीका के लोगों पे अपना अलग अलग प्रकार का नियम कानून लगाते रहते थे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से इंडिया में लगाते रहते थे। जैसे आपने देखा इंडिया में अंग्रेज क्या करते थे? हम लोगों से टैक्स लेते थे, अलग अलग प्रकार के पॉलिसी निकालते थे, लैंड रिफॉर्म निकालते थे अलग अलग प्रकार के। तो उसी प्रकार से ये अंग्रेज भी साउथ अफ्रीका में ना काले लोगों पे, काले लोगों का मतलब यहाँ पे क्या है? साउथ अफ्रीका के लोग, उसके ऊपर ना ये लोग बड़ा अत्याचार करते थे, बड़ा टॉर्चर करते थे। और यहाँ पे जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि साउथ अफ्रीका के में उस समय पे गोरे लोगों के लिए सिस्टम पूरा अलग था और काले लोगों के लिए सिस्टम पूरा अलग था। यानी कि स्कूल दोनों के लिए अलग अलग, कॉलेज दोनों के लिए अलग अलग, नहाने वाला जो तालाब होगा वो भी दोनों के लिए अलग अलग, एकदम मंदिर भी अलग अलग, पीने का पानी वो भी अलग अलग, इसके साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट में बस इस्तेमाल होंगे वो भी अलग अलग। यानी कि साउथ अफ्रीका के जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो काले लोग हैं बेसिकली, उनके लिए अलग है,
और जो बाहर से, जो यूरोप से साउथ अफ्रीका में आ गए हैं अंग्रेज, अटैक कर दिए हैं, जो कंट्रोल कर रहे हैं, उसके लिए पूरा सिस्टम अलग था। यहाँ पे अंग्रेज ना अपने आप को ज़्यादा पावरफुल मानते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग गोरे थे। और साउथ अफ्रीका में भेदभाव किस चीज़ पे था मालूम है? रंग पे, यानी कि कलर पे। तो जो काले लोग थे, साउथ अफ्रीका के लोग काले थे बेसिकली, उनके ऊपर कंट्रोल करते थे, अत्याचार करते थे, टॉर्चर करते थे ये गोरे लोग, यानी कि अंग्रेज लोग। ठीक है। और यही चीज़ जो है ना नेल्सन मंडेला को देखा नहीं गया। जब नेल्सन मंडेला धीरे धीरे बचपन से अपने बड़े होते चले गए, बड़े होते 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 चले गए, तो इनको ना ये सिस्टम बड़ा ख़राब लगा। इनको लगा ना कि यार रंग के कारण ये लोग मेरे ऊपर इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हैं, उनको अत्याचार क्यों कर रहे हैं मेरे ऊपर, है ना, हमको परेशान क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट कर दिया। नेल्सन मंडेला ने प्रोटेस्ट कर दिया कि आखिर ये अंग्रेज लोग हमारे ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार क्यों कर रहे हैं। ठीक है। और जिसके वजह से इनको जो है ना जेल में डाल दिया गया। किन में डाल दिया? जेल में डाल दिया गया। देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ था, ही वॉज ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? वही अंग्रेज लोग जो कि साउथ अफ्रीका में जाके बस गए थे। बिकॉज ही अपोजेज द अपार्थाइड सिस्टम इन हिज कंट्री। अपार्थाइड सिस्टम का मतलब होता है रंग के ऊपर भेदभाव करना। ठीक है, यही था हमारा अपार्थाइड सिस्टम। साउथ अफ्रीका में जो हमारा रंग के ऊपर भेदभाव हो रहा था, उसी को हम लोग कहते हैं अपार्थाइड सिस्टम। आगे, he and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964। 1964 में नेल्सन मंडेला के साथ साथ इसके और 7 अलग अलग प्रकार के साथी थे इनके, जिनको कि यानी कि 7 इनके साथी और ये खुद एक, यानी कि टोटल 8 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए जेल में डाल दिया गया। यानी कि जीवन भर आपको जो है ना जेलों में गुजारना पड़ेगा। वो भी कब? 1964 में ये सज़ा इनको सुनाया गया, अंग्रेजों के द्वारा सुनाया गया। रीज़न एक ही था सुनाने का सज़ा। क्या रीज़न था? कि आपने रंग के ऊपर जो भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ आपने आवाज़ क्यों उठाया, है ना। देखो नेल्सन मंडेला को बुरा लगा इसलिए उन्होंने आवाज़ उठा दिया, लेकिन यही चीज़ जो है ना अंग्रेज़ों को बुरा लग गया कि आखिर तुम आवाज़ क्यों उठाओगे भाई। और इसीलिए इनको और इनके साथ जो 7 अलग अलग लीडर थे उन सभी को ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया गया। आगे बढ़ते हैं फिर। ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रॉबिन आइलैंड। देखो हालांकि इनको सज़ा मिला था पूरी ज़िंदगी भर गुजारने के लिए वहीं पे, यानी कि इनका जो है ना पूरा का पूरा जीवन कहाँ पे गुजारना था, इनको जेलों में गुजारना था। लेकिन ना अंग्रेज लोग भी परेशान हो गया था कि यार इतना दिन इसको बैठा के खिला रहे हैं, इनका तो कुछ जा नहीं रहा है, आराम से जेल में बैठ के खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, नुकसान तो हमारे अनाज का हो रहा है। तो बाद में अस्ता पछता के अंग्रेजों ने क्या किया, इनको 28 साल के बाद इनको जेल से छोड़ दिया। सोचो, यानी कि आज के दौर में देखा जाए तो आज इंडिया में एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो इंडिया में वो 60 ईयर्स है, यानी कि लगभग अपना इन्होंने आधा जीवन जो है ना जेलों में ही गुजार दिया। सोचो, यानी कि कोई इंसान जेल में 28 साल से है, ऑब्वियस सी बात है कोई भी इंसान उसको देख के जेल में बोर हो जाएगा। यार लगातार इसी को देख रहे हैं, बड़ा अजीब नहीं लगेगा। इसलिए अंग्रेजों ने भी इनको अस्ता पछता के बाद में 28 साल के बाद इनको छोड़ दिया, कहा कि जाओ भाई अब तुम अपना जीवन जी लो। तो 28 साल इन्होंने अपने जेल में गुजारा। और मालूम है ये जेल कौन सा था? ये जेल जो है ना साउथ अफ्रीका का सबसे खतरनाक जेल था। वो कहाँ पे पड़ता था? रॉबिन आइलैंड में पड़ता था। और आज भी जब आप चलो, आपको हम ना एक टास्क दे रहे हैं। क्या टास्क दे रहे हैं? ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन सभी को टास्क ये है कि आप जाएंगे रॉबिन आइलैंड के बारे में रिसर्च करेंगे। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, लेकिन इसके बारे में डिटेल में आपको कल आके बताना है हमको। ठीक है, हालांकि हमको तो मालूम है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप इसको थोड़ा सा पढ़ें। साउथ अफ्रीका का सबसे खतरनाक जेल, मतलब इतना गंदा टॉर्चर वहाँ पे करते थे लोगों को, इतना गंदा टॉर्चर कि आप देखेंगे ना तो आपका रूह कांप जाएगा। और वह कहाँ पे पड़ता था? रॉबिन आइलैंड में पड़ता था। और ये रॉबिन आइलैंड किसका आइलैंड है? साउथ अफ्रीका का ही आइलैंड है। और इसी आइलैंड पे एक जेल बसा, तो आइलैंड पे जेल है, यानी कि आप भागना भी चाहोगे तो नहीं भाग पाओगे, क्योंकि चारों तरफ पानी है ना। तो बहुत खतरनाक जेल था। यहाँ पे कैदी को ना सीप में लोड करके लाया जाता था और जेल में बंद करके रखा जाता था। यानी कि यदि आप भागना चाहोगे भी तो नहीं भाग पाओगे, चारों तरफ पानी है, कहाँ से भागोगे भाई, है ना। और ये रॉबिन आइलैंड आज के तौर पे, आज के समय में ये रॉबिन आइलैंड ना एक तरीके से टूरिस्ट प्लेस बन चुका है साउथ अफ्रीका में। आप घर जाएंगे इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, गूगल में, यूट्यूब पे जो भी आपको देखना होगा आप एक बार देखिएगा, इसके बारे में आपको और एडिशनल जानकारी मिल जाएगा। और आज जो है ना आदमी शौक से रॉबिन आइलैंड पे घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ के इस जेल को देखते हैं।
उनको पता चलता है कि क्या सिचुएशन था। और वहाँ पे आज भी आपको नेल्सन मंडेला के बारे में लिखा हुआ मिल जाएगा, रॉबिन आइलैंड के ऊपर। और यहाँ पे लोग टूरिस्ट के तौर पे जाते हैं घूमने के लिए, और आप भी जा सकते हैं, हम लोग भी जा सकते हैं, आज कॉमन हो चुका है, लेकिन पहले कॉमन नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा नेल्सन मंडेला के बारे में। और अपार्थाइड सिस्टम के बारे में हमने आपको बताया, जब रंग के ऊपर, कलर के ऊपर भेदभाव किया जाए, डिस्क्रिमिनेट किया जाए, वही हमारा कहलाता है अपार्थाइड। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ देख लो, इट वॉज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब रंग के ऊपर बेसिकली, इन विच वाइट पीपल डोमिनेट नॉन वाइट पीपल। तो जो वाइट पीपल हैं वो किसके ऊपर रूल करेंगे, नॉन वाइट पीपल, यानी कि जो काले लोग हैं। इट वॉज बेस्ड ऑन स्किन कलर, और ये किस पे बेस्ड था, स्किन के कलर पे। तो बेसिकली साउथ अफ्रीका के लोग जो है ना थोड़ा सा काले होते थे, तो उनके ऊपर ये लोग अंग्रेज लोग रूल करते थे। तो ये हो गया हमारा नेल्सन मंडेला के बारे में। कोई डाउट इसमें? चलिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड के बारे में। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।